नमस्कार। डीडी न्यूज राजस्थान के समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे इस विशेष कार्यक्रम एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। जी हां, इसी काया को निरोगी बनाए रखने में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अपना महत्वपूर्ण स्थान अदा कर रही है। समय काल परिस्थितियों के अनुसार आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में कई नवाचार हुए हैं और हो रहे हैं, और इसी का कारण है कि आज वैश्विक स्वास्थ्य कल्याण के लिए जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। कहते हैं कि आयुष्मान भव जो हम बोलते हैं, तो आयुर्वेद आयुष्मान भव का है मूल मंत्र। जो करता इसका उपयोग है, दूर रहते हैं उससे सारे रोग हैं और दीर्घायु होता अपना जीवन है। जी हां, तो इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वैश्विक स्वास्थ्य कल्याण के लिए आयुर्वेद और आयुर्वेद में क्या कुछ नवाचार हो रहे हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। जैसा कि विषय है, उस विषय के अनुरूप ही आज के हमारे प्रोग्राम की सबसे विशेष बात यह है कि आयुर्वेदिक में जो नवाचार हो रहे हैं उसमें जो जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान स्थित है वो लगातार इन नवाचारों को कर रहा है, और उसी से संबंध रखने वाले आज के हमारे एक्सपर्ट भी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से हैं। एक्सपर्ट्स का मैं आपको परिचय करवा देता हूं। सबसे पहले हमारे साथ में प्रोफेसर संजीव शर्मा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कुलपति हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के। उसके बाद में हमारे साथ में हैं प्रोफेसर रामकिशोर जोशी जी हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। आप काय चिकित्सा में कार्यरत हैं और पूर्व प्रति कुलपति रह चुके हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के। और हमारे साथ में प्रोफेसर सुनील यादव जी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप शरीर रचना विभाग में कार्यरत हैं और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चलिए आपके साथ में चर्चा को शुरू करें, उससे पहले देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। जी हां, इस विश्व में मनुष्य हो या छोटे से छोटा प्राणी हो, सभी निरोगी रहना चाहते हैं और शारीरिक व्याधियों से मुक्त होकर एक सुखी व स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, जिसके लिए आजकल हम कई प्रकार की आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों को उपयोग में लेते हैं। लेकिन हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति सदियों से हमारे जीवन में रची बसी हुई है। आयुर्वेद शब्द का अर्थ है जीवन का विज्ञान, यानी जीवन को ठीक प्रकार से जीने का विज्ञान ही आयुर्वेद है। ये विज्ञान केवल रोगों की चिकित्सा या रोगों का ही ज्ञान प्रदान नहीं करता, अपितु जीवन जीने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक ज्ञान की भी प्राप्ति कराता है। और यही कारण है कि आज पूरा विश्व आयुर्वेद और आयुर्वेद के नवाचारों को तेजी से अपना रहा है। आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जिसका दर्शन, जिसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सबका सुख, सबका स्वास्थ्य। जब बीमारी हो ही जाए तब उसके इलाज के लिए मजबूरी नहीं, बल्कि जीवन निरामय होना चाहिए, जीवन बीमारियों से मुक्त होना चाहिए। क्या आयुर्वेद कहता है समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय बनाः स्वस्थ इति अभिधीयते। अर्थात जिसके शरीर में संतुलन हो, सभी क्रियाएं संतुलित हो और मन प्रसन्न हो, वही स्वस्थ है। समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में कई नवाचार हुए हैं और ये नवाचार लगातार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में कई नवाचार किए जा रहे हैं। यहाँ पर देश की पहली वर्चुअल रियलिटी लैब स्थापित की गई है। इस एडवांस ह्यूमन फिजियोलॉजी लैब में कई अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं जो संबंधित बीमारी का पता लगाती है।
हम लोगों ने एक एडवांस ह्यूमन फिजियोलॉजी लैब बनाई है जिसके अंदर बहुत सारे हाई एंड इक्विपमेंट्स रखे हैं और उनका मुख्य मकसद है कि आयुर्वेदिक जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम लैब के अंदर किस तरीके से असेस कर सकते हैं। एक हमने VR लैब, वर्चुअल रियलिटी साइंस लैब हमने एस्टेब्लिश की है। मुख्य तौर पे एकेडमिक डोमेन को ध्यान में रखते हुए हमने उस चीज़ को एस्टेब्लिश किया कि अभी किस तरीके का एक पैटर्न चल रहा है कि एक जो फैकल्टी, एक डॉक्टर, एक टीचर जो होता है वो क्लासरूम टीचिंग में जाके लेक्चर डिलीवर करता है और बच्चे अपनी अपनी एक हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं कि हार्ट ऐसा होगा, इंटेस्टाइन अंदर से ऐसी होती होगी। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए और उनको लंबे समय तक वो कॉन्सेप्ट याद रहे, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में हो रहे नवाचारों को देखते हुए यहाँ पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी विद्यार्थी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं। मैं ईरान की हूँ, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, they can come to India and learn Ayurveda. मैं नेपाल से हूँ। जो एलोपैथिक में या फिर कोई भी दूसरे फील्ड में ट्रीट नहीं हुए वो आयुर्वेदा के थ्रू कैसे ट्रीट हो रहे हैं वो भी देखने को मिलता है। मैं वेस्ट इंडीज़ से हूँ। मैं यहाँ पे आए PhD करने के लिए। मैं पंचकर्मा स्पेशलिस्ट हूँ। अभी मेरा ट्रायल मोटर न्यूरॉन डिजीज़ पर है। मेरा खुद का डेवलपमेंट के लिए आयुर्वेद बहुत हेल्प कर रहा है। मेरा शारीरिक, मानसिक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक सारे डेवलपमेंट के लिए आयुर्वेद बहुत हेल्प कर रहा है। कुल मिलाकर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति और इसमें हो रहे नवाचार वैश्विक स्वास्थ्य कल्याण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और हमें स्वस्थ, सुखी और निरोगी जीवन जीने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर आधारित इस रिपोर्ट को आपने देखा। अब चर्चा को शुरू करते हैं। संजीव सर, सबसे पहले मैं आपके पास में आना चाहूंगा। विश्व की सबसे प्राचीनतम जो चिकित्सा पद्धति है वो आयुर्वेद को माना जाता है। सबसे पहले जो आयुर्वेद जो शब्द है इसके क्या कुछ मायने? जी, आयुर्वेद शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, आयु और वेद। आयु का अर्थ है जीवन, हमारा जो लाइफ स्पैन है उसको हम आयु कहते हैं, और वेद का मतलब है विज्ञान यानी ज्ञान। जो जीवन का ज्ञान देने वाला शास्त्र है उसको हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। यानी जीवन के किस तरह से जीवन को जीना है, किस तरह से आगे जीवन को बढ़ाना है, ये सारा आयुर्वेद में निश्चित है। बहुत सारे लोगों की ये धारणा रहती है कि आयुर्वेद मात्र एक चिकित्सा का विज्ञान है। आयुर्वेद मात्र एक चिकित्सा का विज्ञान नहीं है। आयुर्वेद पूरे जीवन का दर्शन है कि किस तरह से हमें जीवन जीना है। उस सारे सिद्धांत आयुर्वेद में प्रतिपादित हैं और अगर उन सिद्धांतों का पालन करते हुए तो हम सुखायु हो सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस कोई व्याधि उत्पन्न होती है तो उसकी चिकित्सा का वर्णन भी आयुर्वेद में है। तो आयुर्वेद का अगर उसको उसकी परिभाषा पे जाते हैं तो किस तरह से हमारी आयु दीर्घायु हो, स्वस्थ आयु हो और हित आयु हो। दीर्घायु मीन्स लाइफ स्पैन हमारा लंबा हो, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है उतना कम से कम 100 वर्ष या शतायु हम हों, ऐसा प्रयास होना चाहिए। इसी तरह से स्वस्थ भी रहें। आयु का सिर्फ लंबा होना ही आवश्यक नहीं है, अपितु वो जो हमारा लाइफ है वो स्वस्थ भी रहे। और स्वस्थ का मतलब सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य से ना हो करके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से हम स्वस्थ रहें, ये इसका तात्पर्य है। और इसके साथ साथ आयु हमारी हितायु भी होनी चाहिए। हितायु मीन्स कि हमारी जो लाइफ है वो यूजफुल हो हमारे लिए भी और समाज के लिए भी, दूसरे लोगों के लिए भी ये आयु हितकर होनी चाहिए। तो ये सारा वर्णन, ये सारे सिद्धांत इस विषय में जहाँ पर हैं उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। जी बिल्कुल। आयुर्वेद जो है सिर्फ रोगों से ही छुटकारा नहीं देता है बल्कि जीवन को बेहतर, सुखी और स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए इसकी शैली से भी हमें परिचित करवाता है। रामकिशोर जी, हर एक जो चिकित्सा पद्धति रहती है उसका कोई ना कोई सिद्धांत होता है। तो आयुर्वेद के मूल सिद्धांत के बारे में अगर चर्चा करी जाए तो ये क्या कुछ सिद्धांत है? देखिए सर, इसमें आयुर्वेद के मुख्य जो सिद्धांत हैं उनमें पूरा आयुर्वेद 3 दोषों पे आधारित है, वात, पित्त और कफ। ये तीनों ही दोष बड़े महत्वपूर्ण हैं
और इनके आधार पर ही इनकी प्राकृतिक और वैकृतिक दोनों ही स्थिति को देख करके और हम चिकित्सा करते हैं। प्रत्येक स्वस्थ पुरुष में भी इनकी स्थिति है और जो बीमार है, रोगग्रस्त है, उसमें भी इनकी स्थिति है। इसलिए इनका होना या इसके मुख्य एक तीनों दोषों के आधार पर ही हम आयुर्वेद पूरा टिका हुआ है। जी सुनील जी, जैसा कि रामकिशोर जी ने बताया कि त्रिदोष है, अगर इनमें संतुलन बना रहे तो हम उसको स्वस्थ की परिभाषा में उसको गिन सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इतने सालों से जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है, आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है, वो अन्य जो चिकित्सा पद्धति है उनसे किस तरीके से अलग है और श्रेष्ठ हो सकती है? देखिए, आयुर्वेद का जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आयुर्वेद एक संपूर्ण जीवन जीने की कला है। जो आयुर्वेद का प्रथम सिद्धांत है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सबसे प्रमुख जो हमारा सिद्धांत है उसको प्रथम रखा गया कि व्याधि हो ही ना हो। दूसरा जो हमारा सिद्धांत है कि अगर व्याधि उत्पन्न हो गई है किसी भी वजह से तो फिर उसका उपचार किया जाए। तो यही खास बात बनाती है आयुर्वेद को। आयुर्वेद एक सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं करती, वो मानसिक स्वास्थ्य की बात करती है। आपको क्या खाना है, किस ऋतु में खाना है, कब खाना है। अभी जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, अभी ऋतु परिवर्तन हो रहा है, ऋतु संधि चल रही है, एक ऋतु गई है, दूसरी ऋतु आने वाली है। अभी इस ऋतु के अंदर हमारा जो ये 15 दिन का जो समय है, इसको यम दृष्टा कहते हैं कि अगर आपने इसके अंदर आयुर्वेद के सिद्धांतों को नहीं फॉलो किया तो बहुत सी व्याधियां होने की संभावना रहती है। तो ये आयुर्वेद की एक विशेषता है कि आपको जीवन जीने की कला बताती है। आप कैसा खाना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, सद्व्रत के बारे में आपको बहुत कुछ बताता है आयुर्वेद। जी बिल्कुल सर। संजीव सर, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। जिस तरीके से आयुर्वेद का जब भी जिक्र होता है तो हमें जड़ी बूटियों का एक जो दृश्य है वो मन में उठता है। समय काल परिस्थितियों के अनुसार हर एक चिकित्सा पद्धति ने अपने आप में परिवर्तन किया है। तो आयुर्वेद में ऐसे क्या कुछ परिवर्तन किए गए, ऐसे क्या कुछ नवाचार किए गए जिससे हम वैश्विक स्वास्थ्य कल्याण की भावना जो है उसको साकार कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है कि हमारा समय बदला है और यानी हम कह सकते हैं कि युग बदला है और युगानुरूप हमने आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो परिवर्तन हैं हमें किए हैं। क्योंकि जो हमारे शास्त्रों में जो जिस आयुर्वेद का वर्णन है उसके सिद्धांत तो अक्षुण्ण हैं, शाश्वत हैं, सार्वकालिक हैं और सार्वभौमिक हैं। लेकिन आज का युग हमारा बदल चुका है, आज उनको युगानुरूप करना पड़ेगा। आज की जो हमारी वनस्पतियां हैं या दूसरी औषधियां हैं, औषधियों का निर्माण करने का तरीका है, वो सब अब बदल रहा है। हम आज एक मशीनी युग में हैं, हमारा जनसंख्या बढ़ चुकी है। आज औषधियों की जो मांग है वो बहुत बढ़ रही है। तो उसी अनुपात में उसको उन जो पहले हमारे जो प्राचीन वैद्य थे अपने घरों में औषधि निर्माण करते थे, रोगी को देख करके एक एक दो दो रोगियों के लिए या कुछ रोगियों के लिए औषधि का निर्माण करते थे। आज वो उद्यम यानी इंडस्ट्री का उसने शेप ले लिया है। इंडस्ट्री में आज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मशीन्स उसकी लग रही हैं, ऑटोमेशन हो रही है, ऑटोमेटेड वे से पैकिंग उनकी हो रही है। यानी एक बिल्कुल युगानुरूप तरीके से वो हो रहा है और ये आवश्यक भी है। अगर हम युगानुरूप परिवर्तन नहीं लाएंगे तो उसकी ग्राह्यता समाज में जो है वो कम होती जाती है। एक बात तो ये है। और दूसरा, जिस तरीके से मांग बढ़ी है उस मांग को की पूर्ति के लिए, उस मांग को पूरा करने के लिए हमें निश्चित रूप से बड़े स्केल पर उसका निर्माण करना पड़ेगा। तो ये तो उसके एक कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो हमें, इसके साथ साथ कुछ और परिवर्तन भी हैं जो औषध का रूप है, औषध को जो उसका जिसको डोसेज फॉर्म कहते हैं उसमें भी परिवर्तन हुआ है। पुराने ज़माने में मान लीजिए कोई चूर्ण था, आज लोग कोई चूर्ण नहीं खाना चाहते हैं तो उसमें घनबटी में उसको परिवर्तित कर दिया गया, उसकी टैबलेट बना दी गई, उसके एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं, उसके कैप्सूल फॉर्म में आ रहे हैं, ग्रेन्यूल फॉर्म में आ रहे हैं। यानी हमारी कोशिश है कि लोगों में ग्राह्यता आयुर्वेद की औषधियों के प्रति बढ़े और लोग बहुत अच्छे तरीके से आयुर्वेद की औषधियों को ले लें। सिर्फ मात्र स्वाद के कारण वो आयुर्वेद की औषधियों को रिजेक्ट कर दें, वो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। इसलिए हम उसके डोसेज फॉर्म, उसकी पैकिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और बाकी इसके साथ साथ जो खेतों से हम औषधियाँ
जो रॉ मटेरियल है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको सफाई करते हैं, ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं ये हाई स्टैंडर्ड की प्रैक्टिसेस अब हो चुकी हैं। और सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकारों ने भी इसके मानक तय किए हैं, स्टैंडर्ड्स तय किए हैं कि भाई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कैसी होनी चाहिए, कहाँ पर कौन सी औषधि किस ऋतु में उगाई जानी चाहिए, उसको कलेक्ट कैसे करना है, किस सीजन में कलेक्ट करना है, उसको संग्रहण कैसे करना है, उसके बाद उसको स्टोर कैसे करना है, उसका भंडारण कैसे करना है ताकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट ना आए, ताकि उसमें जो कीड़े हैं वो ना लगें, उसमें चूहे इत्यादि जो जंतु हैं उसका नुकसान ना करें, यानी वो औषधि खराब ना हो। तो भंडारण जो है, अच्छी स्टोरेज प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, अच्छी पैकेजिंग होनी चाहिए, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई चेन होनी चाहिए और अच्छे तरीके से उसकी डिस्पेंसिंग होनी चाहिए। ये बहुत सारे परिवर्तन जो हैं वो युगानुरूप हम लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कई कोशिश कर रही है, कई देशों के साथ MOU भी साइन किए हैं आयुर्वेद में जो नवाचार हो रहे हैं, आयुर्वेद में और किस तरीके से उसका विकास किया जा सके या किस तरीके से जो मानव कल्याण के लिए किया जा सकता है, उसके लिए काफी नवाचार विदेशों से भी हमने किए हैं। रामकिशोर जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जिस किसी भी चिकित्सा पद्धति की बात हम करते हैं तो उसके कुछ मूल तत्व होते हैं, जिसमें से अगर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की बात करें तो पंचकर्म आज के जो समय है उसमें काफी कुछ प्रसिद्ध है और लोगों का भी रुझान बढ़ा है पंचकर्म चिकित्सा पद्धति के ऊपर। तो ये पंचकर्म चिकित्सा पद्धति क्या है और इससे क्या कुछ बेनिफिट है वो जानना चाहिए। देखिए सर, दो तरह की चिकित्सा बताई है आयुर्वेद में। एक चिकित्सा है समन चिकित्सा, दूसरी चिकित्सा है शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा का दूसरा ही नाम है पंचकर्म चिकित्सा। पंचकर्म चिकित्सा एक, इसमें 5 कर्म होते हैं। उसमें पहला जो है वो पूर्व कर्म में है, उसमें स्नेहन है और स्वेदन है। इसके बाद में बमन है, विरेचन है, अनुवासन बस्ती, निरूबस्ती और नश्य। कुछ उसको हम रक्त मोक्षण भी उसमें मानते हैं। तो इस तरह से 5 कर्म एक विशिष्ट दोषों को निकालने के लिए, व्याधि को शोधन के माध्यम से शांत करने के लिए ये पंचकर्म किया जाता है। कई तरह की व्याधियां हैं जो बिल्कुल क्लिष्ट हैं, जो कृच्छ साध्य हैं, जिनका समन औषधियों से ठीक नहीं किया जा सकता, वहाँ पर शोधन चिकित्सा या पंचकर्म चिकित्सा की जाती है। आम बात के केस हैं जहाँ जीर्ण आम बात है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, ऐसी जो विषम एक बहुत क्लिष्ट व्याधियाँ हैं उनमें पंचकर्म बहुत अति उपयोगी होता है। और दूसरा ये भी है कि माइग्रेन है जहाँ नश्य का हम प्रयोग करवाते हैं। इसी तरह से कहीं पक्षाघात जैसी व्याधियां हैं, उनमें भी पंचकर्म बहुत अभ्यंग है, स्वेदन है, इनके माध्यम से हम रोगी को ठीक करते हैं। तो पंचकर्म जो चिकित्सा है वो एक बहुत प्रबल और बहुत उपयोगी, और इससे न तेसाम पुनरोद्भव है, दोबारा रोगी उत्पत्ति होती नहीं है। जी तो, बहुत अच्छी बात इसलिए है सर। तो पंचकर्म का इस तरह के बहुत उपयोग है सर। जी निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि आजकल जितने भी चिकित्सा पद्धतियां चल रही वो रोगों से एक बार तो छुटकारा दे देती है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि पंचकर्म चिकित्सा पद्धति में एक बार नहीं, कभी होगा ही नहीं रोग, इससे मिल जाएगा आराम। सुनील जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आज के दौर में हमारी भागती दौड़ती लाइफ है, कुछ भी रोग हो जाता है तो हमें तुरंत से उसका इलाज चाहिए और तुरंत से ठीक हो जाए। क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, जैसा कि आयुर्वेद के बारे में कहा जाता है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति वो समय लेती है, तो क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये इतना फायदेमंद साबित हो रही है? निश्चित रूप से फायदेमंद साबित हो रही है। मैं पुनः अपनी बात पे वापस लौटता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि आयुर्वेद का जो प्रथम सिद्धांत है कि रोगों की उत्पत्ति ना हो, तो आप अपनी दिनचर्या के अंदर इन चीज़ों को शामिल कीजिए। जैसे अभी आंवले का प्रयोग बहुत किया जा सकता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही बढ़ जाएगी तो आप बीमार ही नहीं होंगे, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो हमारी जो चिकित्सा पद्धति के अंदर है, जो दवाइयाँ हैं उनका बनाने का अगर मरीज को अच्छे ढंग से समझा दिया जाए तो ये दवाइयाँ उतनी ही प्रभावी हैं जितनी कि दूसरी पद्धतियों की दवाइयाँ हैं। अक्सर मरीज इस चीज़ से बचना चाहता है कि मुझे क्वाथ बनाना पड़ेगा। क्वाथ द्रव्य बनाने का बहुत बड़ा ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। जैसे आप चाय बनाते हैं, उसी तरह की जो हमारी औषधि है उसको एक नियमित अनुपात के अंदर औषधि ली जाती है
और एक अनुपात में ही पानी लिया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, उबाला जाता है और उसके पश्चात वो जो डोज तैयार होती है उसको अगर आप पेशेंट लेता है तो वो उतनी ही असरदार है, उतनी ही तेजी से प्रभावी है। तो वर्तमान समय में मुझे ऐसा लगता है कि ये बराबर ही प्रभावी है जितना दूसरी पद्धतियों की दवाइयां प्रभावी। क्या सिर्फ इसको एक भ्रांति माना जाए, क्योंकि ऐसा अक्सर सुनने में आता है कि आयुर्वेदिक जो प्रिपरेशन है जिसको हम लेते हैं तो समय ज्यादा लगता है। मेरे ख्याल से दो मुख्य कारण हैं कि एक तो कुछ औषधियां हमें स्वरस की मात्रा में, स्वरस फॉर्म में लेनी पड़ती है, मतलब फ्रेश लेनी पड़ती हैं। तो पेशेंट के लिए थोड़ा सा चैलेंज ये होता है कि आप अगर मेडिसिनल प्लांट को नहीं पहचानते हैं, अगर आपको समझा भी दिया जाए तो उस प्लांट की अवेलेबिलिटी उस एरिया के अंदर हो, और फिर उसको मान लो आपको पत्र का स्वरस लेना है तो उसको उस स्वरस को तैयार करना। तो अगर आपको कुछ ऐसा फायदा चाहिए आपके शरीर में जिससे कि उस रोग की पुनरावृत्ति ना हो, साथ के साथ वो रोग भी ठीक हो जाए, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। शॉर्टकट किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता। आज आप आपकी फूड हैबिट्स को देख लीजिए, आपको बर्गर पिज्ज़ा बहुत शॉर्ट टर्म पे अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन उतने प्रभावी नहीं होते, उतने स्वास्थ्यकर नहीं है। जो हमारा पुराने समय में जो हमारा आहार था, जब हम उसको ऋतु के अनुसार खाते थे तो उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती थी और स्वास्थ्य भी बढ़ता था। जी बिल्कुल सही कहा कि हमें सिर्फ आज के लिए नहीं, अगर हमेशा के लिए स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। संजीव जी, आप राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति हैं, हालांकि अपने आप में नवाचार है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, आपका जो संस्थान है लगातार नवाचार कर रहा है, तो ऐसे क्या नवाचार है कि विदेशों से भी छात्र भारत की जो सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है उसका अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं? जी, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान निश्चित रूप से भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी संस्थान है, शीर्ष संस्थान है और देश का प्रथम संस्थान है जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के रूप में यहाँ जयपुर के अंदर स्थापित हुआ था। ये जयपुर के लिए और राजस्थान के लिए गौरव की बात भी है और भारत के लिए भी गौरव की बात है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान अपने स्थापना से लेकर के अब तक एक बहुत सफलतम यात्रा करता रहा है। इस संस्थान की विशेषता यह है कि जो आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं, जो शास्त्रीय सिद्धांत हैं और शास्त्र के अनुरूप उसको जो चिकित्सा की जाती है, जिसको हम संहिता बेस्ड डायग्नोसिस और संहिता बेस्ड ट्रीटमेंट है, वो इस संस्थान की एक विशेषता है और वो आवश्यकता भी है, ताकि हमारे सिद्धांत अक्षुण्ण रहें। हम सिद्धांतों को, अपने जो मूल सिद्धांत हैं उनको साथ लेते हुए आगे जो नया जो उसका उन्नति है उस पथ पर अग्रसर हों। तो एक तो वो बात है कि हम शास्त्र सिद्धांत जो हैं, शास्त्र सम्मत सिद्धांत हैं, उनके ऊपर ही काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो मॉडर्नाइजेशन है, संस्थान की मॉडर्नाइजेशन है, संस्थान में अत्याधुनिक जो हमारी सुविधाएं हैं वो हमने स्थापित करने का प्रयास किया और लगातार प्रयासरत हैं। हमारे यहाँ पर छात्रों के लिए जो टीचिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं वो शायद देश में किसी दूसरे अन्य आयुर्वेद के संस्थान में हों, चाहे वो क्लासरूम से लेकर के लेबोरेटरी है, फार्मेसी है, हॉस्पिटल है, यानी हर जगह पर हमारे नवाचार हैं। क्लासरूम में भी हमारे नवाचार हैं, हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी हमने बिल्कुल परिवर्तित कर दी है, डिफरेंट कर दी है, और उसका परिणाम ये हुआ है कि हमारे देश के छात्र तो आते ही आते हैं, आकर्षित होते हैं, विदेशों के छात्र भी यहाँ पर खूब आकर्षित होते हैं। और मुझे ये बताते हुए आपके माध्यम से हर्ष होता है कि हमारे पास जितनी सीटें हमने फॉरेन नेशनल्स के लिए, विदेशी छात्रों के लिए रिजर्व हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स में हैं, वो लगभग हर वर्ष पूरी भर जाती हैं। इस वर्ष भी जो अभी हमारी BMS में एडमिशन हुई, हमारी सारी जो सीटें हैं, सारे जो उसमें है वो भर चुकी हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ की सुविधाएं, यहाँ की जो फैकल्टी है, यहाँ का जो एक जयपुर का और राजस्थान का संपूर्ण वातावरण है, वो अपने आप में विदेशियों को आकर्षित करता है और वही विदेशी आगे जा कर के हमारे एक रोल मॉडल और एक एम्बेसडर का रूप लेते हैं और वो फिर और छात्रों को हमारे यहाँ भेजते हैं। बिल्कुल, इन नवाचारों के ऊपर और बात करेंगे। फिलहाल रामकिशोर जी, जिस तरीके से आजकल मार्केट में देखते हैं, हर कोई आयुर्वेदिक और हर्बल प्रिपरेशन का दावा करता है, कितना ये जो दावा है कितना सही है? जो आम जो उपभोक्ता है वो कैसे पता लगाए कि वाकई में ये आयुर्वेदिक और हर्बल है या नहीं है? सर, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि अधिकांशतः लोगों ने उसको व्यापारिक दृष्टि से मार्केट में उतारने की प्रयास किया है, जो ठीक नहीं है। हमें ये देखना चाहिए
कि जो भी हर्बल लिया है उसको हम राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है और सभी जगह पर प्रतिष्ठित संस्थान है, उनके माध्यम से इनका एक देखना चाहिए कि ये विशुद्ध है या इस तरह का फेकली तैयार किया गया है जी। क्योंकि उनके बिना विशेषज्ञ की मदद से हर जन उपयोगी या हर पब्लिक उसको समझ नहीं पाती है। तो हम यही है कि हमको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जहाँ बिल्कुल प्योर है उसको ही ग्रहण करना चाहिए जी। आज निश्चित रूप से मैं समर्थन करता हूँ कि इस तरह का बिजनेस रूप में भी आयुर्वेद को लगा रखा है जो कि उचित नहीं है। हमको पूर्णतः एक तरह से संस्थान के विशेषज्ञों के माध्यम से और इसकी सहायता जी। सुनील जी, रामकिशोर जी की बात को ही मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि उन्होंने बताया कि संस्थान के माध्यम से चेक करवाया जाए कि वो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है या नहीं है। क्या ऐसे कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिनके जरिए हम पता लगा सकें कि सही है या नहीं है, या हमें मार्केट जाने की ही जरूरत नहीं रहे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम मार्केट को कंपेयर कर रहे हैं तो इसकी एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो राज्य स्तर पे भी और केंद्र स्तर पे भी ये सब लागू हैं। इनके ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि जो बाज़ार के अंदर कुछ लोग इस तरह की दवाइयों को बेचते हैं, लेकिन क्योंकि एक दवाइयों के लिए एक सर्टिफिकेशन है, GMP करके एक सर्टिफिकेशन है, हर फार्मेसी जो भी प्रोडक्ट ये बना रही है उसको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के इस तरह के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए उनके पास, और ये गवर्नमेंट के कंट्रोल का पार्ट होना चाहिए। इस तरह से जो अवैध तरीके से या अपने सिर्फ धनार्जन के पर्पज से इस पैथी का या इस नाम का, हर्बल नाम का उपयोग करके सिर्फ धनार्जन करने के पर्पज से दवाइयाँ बना रहे हैं, उन पे लगाम होनी चाहिए। जी संजीव जी, एक समय था जब आयुर्वेद का जब भी नाम लेते थे तो जड़ी बूटियाँ और इनका चित्र हमारे दिमाग में उभरता था, लेकिन वक्त बदला। आजकल आयुर्वेद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करते हुए, 3D डायमेंशन जो टेक्नोलॉजी उसका भी उपयोग करते हुए आयुर्वेद में जो नवाचार किए जा रहे हैं, जिसका पूरा विश्व साक्षी बन रहा है, उनके बारे में आपसे जानना चाहिए। जी, निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमें युगानुरूप होना पड़ेगा और अनुसंधान करना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद की जो एक भाषा है, सिद्धांत है, उनको हम समझते हैं। और मैंने पहले कहा कि ये सार्वदेहिक, सार्वकालिक और प्रत्येक व्यक्ति के लिए हैं और सार्वभौमिक भी हैं। लेकिन आज की जो आधुनिक विज्ञान की भाषा है, और आज जो विज्ञान पढ़ कर के छात्र हमारे पास आता है, स्टूडेंट आता है, उसका जो एक माइंडसेट होता है वो एक बिल्कुल अलग तरीके का है, और उस भाषा में उसको समझाने के लिए और विश्व को बताने के लिए हमें निश्चित रूप से एक जो नवाचार हैं, इनोवेशंस हैं, वो वो करने पड़ेंगे, तभी हम अपनी बात को आगे बढ़ा पाएंगे और विश्व को भी बता पाएंगे कि हमारे पास ये एक ऐसी भारतीय ज्ञान परंपरा है जो पूरे विश्व के लिए लाभदायक है। तो ऐसे अनेकों नवाचार में हों या इसमें टीचिंग में हों या पब्लिक आउटरीच एक्टिविटी हों, तो वहाँ पर कई तरह के नवाचार और कई नए नए तरीक़ों से हम लोगों को लाभान्वित करने की प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर अपने संस्थान की बात करूँ तो संस्थान में जो एक तो हमारी लेबोरेटरीज़ हैं जो लोगों के लिए उपलब्ध हैं, जैसे हमारी सेंटर लैब है जो NABL एक्रेडिटेड है, ILAC इंटरनेशनल लेबोरेटरी काउंसिल जो है उससे एक्रेडिटेड है, यानी एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है जिसको हम कंप्लाई करते हैं। इसी तरह से और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो सर्टिफाइड हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हमने जो नई चीज़ें शुरू की, जैसे डी एडिक्शन है, आज समाज में, हमारे समाज में बहुत बड़ा एक तबका जो है वो एडिक्शन, कई तरह के जो नशे हैं उनसे ग्रसित हो रहा है। जैसे शराब का नशा है, तंबाकू का नशा है, धूम्रपान का नशा है, दवाइयों का नशा है, आज स्क्रीन स्ट्रेस हमारे पास है। इन सब के निवारण के लिए हमने एक नया जो प्रकल्प है वो शुरू किया है, आयुर्वेद के माध्यम से डी एडिक्शन यूनिट शुरू की है। ऐसे ही कैंसर के उपचार के लिए, हम ये नहीं कहते हैं कि हम कैंसर ठीक कर देंगे, लेकिन कैंसर वाले मरीज की, कैंसर वाले रोगी की जीवन में गुणवत्ता लाएं, उसकी दर्द में, उसके दुख को हम कुछ हद तक
कम कर सकें, वो भी हम मानते हैं कि हमारा बहुत बड़ा योगदान उसमें होगा। इसी तरह से मधुमेह यानी डायबिटीज़ को लेकर के हमने शुरू किया। मानसिक व्याधियां जो आज एक पूरा एपिडेमिक के रूप में आ गई हैं, उनको टैकल करने के लिए हम मानसिक व्याधियों के लिए अलग से एक ओपीडी की व्यवस्था शुरू की, और इस तरह से कई और व्यवस्थाएं हमने शुरू की हैं ताकि अधिक से अधिक रोगी लाभान्वित हों। एक मैं और बात कहना चाहूँगा, जो सुनील जी ने बात कही उसी को मैं थोड़ा सा जो आपने भी कही आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जो मार्केट में आज उत्पाद आम जनता के लिए उपलब्ध हैं उसमें आयुष, आयुर्वेद, हर्बल इस तरह से लिखा जाता है, और वो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है कि कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करे कि ये सही उत्पाद है या गलत उत्पाद है। और सुनील जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि क्या करना चाहिए, जोशी जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। आज प्रत्येक प्रदेश में जो ये DTL ड्रग टेस्टिंग लैब्स उपलब्ध हैं, हमारे संस्थान में भी ड्रग टेस्टिंग लैब उपलब्ध है, हमारे आयुष मंत्रालय की केंद्र सरकार के एक ड्रग टेस्टिंग लैब उपलब्ध है। कहीं पर भी अगर कोई शंका होती है तो हम उस उत्पाद को टेस्टिंग के लिए उन लैब्स के पास भेज सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सही बात है और होना भी चाहिए कि मार्केट में आज उत्पाद अवेलेबल हैं, ये अच्छी बात भी है। लोगों को आयुर्वेद की औषधियाँ उपलब्ध हैं और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार उनके माध्यम से भी हो रहा है, लेकिन उन्हीं के सहारे हम गलत उत्पाद मार्केट में उतार रहे हैं और उसके कारण जनता को नुकसान भी हो रहा है। ये सिर्फ आयुर्वेद से ही नहीं है, ये दूसरे जो आम उपभोक्ता की वस्तुएं हैं, जागरूकता का विषय है और इसमें ग्राहक को जागरूक होना पड़ेगा। और एक तो ये बिल्कुल ये रहना पड़ेगा कि जो चिकित्सक के परामर्श से हम अधिक से अधिक दवाइयों का जहाँ तक बात है चिकित्सक के परामर्श से खरीदें, और दूसरा कहीं शंका होती है तो टेस्टिंग लैब्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर हम भेजें और उनके सैंपल्स को चेक करवाएं, और कहीं डाउट होता है तो उसको उसके और सबसे पहले हमें जागरूक रहना बहुत जरूरी है। सुनील जी, अधिकतर जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें देखने में आता है कि जब उनकी जो मेडिसिन जो दवाइयां हम लेते हैं उनके साइड इफेक्ट होने के खतरे हो सकते हैं, क्या आयुर्वेदिक में भी ऐसा कुछ है? निश्चित रूप से ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो। जब इसका इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट होना स्वाभाविक है। आप भोजन करते हैं, यदि भोजन अतिरिक्त मात्रा में कर लेंगे या विधि के अनुसार नहीं करेंगे उसका भी साइड इफेक्ट होता है। तो आयुर्वेद की दवाइयों के लिए ये मिथ भी ऐसा मानना कि इसके साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, जैसे कि अभी सर ने भी कहा कि आप चिकित्सक के परामर्श से यदि दवाइयाँ लेते हैं तो वो निश्चित रूप से इफ़ेक्टिव होगी। हाँ, क्योंकि जो दूसरी पद्धतियों की जो दवाइयाँ हैं वो केमिकल बेस्ड हैं। ये क्योंकि हमारा शरीर है वो उसी तरह के तत्वों से बना है जिस तरह के तत्वों से हमारी औषधियाँ बनी हैं। तो निश्चित रूप से जो दूसरी पद्धतियों की जो दवाइयाँ हैं उनमें जिस तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं उससे कम ही होंगे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगे। इसलिए मेरे ख्याल से आयुर्वेद की दवाइयाँ जो शरीर के लिए ज़्यादा गुणकारी है। जी रामकिशोर जी, इसी प्रश्न को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की जो प्रिपरेशन है वो किसी अन्य चिकित्सा पद्धति के साथ साथ उसके साथ उपचार किया जा सकता है? ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। जी सर, ऐसा है कि अधिकांश है जी, क्योंकि ये किसी रोग विशेष के लिए भी हो सकता है और जनरल भी है कि यदि हम अन्य और जो भी पैथी है उसके साथ हम हमारी चिकित्सा करें तो किया जा सकता है, लेकिन वो चिकित्सक के ऊपर डिपेंड करता है। बिना चिकित्सक की अनुमति या बिना चिकित्सक के परामर्श से अन्य पैथी की जो भी औषधियाँ हैं वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बिना चिकित्सक के बिना ठीक नहीं है सर। जी बिल्कुल, चिकित्सक जैसा कहे उसके अनुसार ही दवाएं लेने में ही फायदा है, ताकि क्या कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो आराम से उनका निराकरण हो सकता है। संजीव जी, 3D टेक्नोलॉजी पहले अन्य चिकित्सा पद्धतियों में उनका नाम सुनते थे, लेकिन आजकल आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में भी 3D टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। जी, 3D जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली वो जो हमारे मशीन्स हैं या डायग्नोस्टिक टूल्स हैं या कुछ मॉडल्स डिज़ाइनिंग के लिए हैं उनके लिए ज़्यादातर है। जहाँ तक चिकित्सा की बात है तो वहाँ पर 3D एज सच की आयुर्वेद में प्रयोग हो रही हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन उसको एजुकेशन में
उसको डेमोन्स्ट्रेशन में या इंस्ट्रूमेंट और टूल्स को डेवलप करने में, जैसे मान लीजिए मैं बच्चों को ब्रेन दिखाना चाहता हूँ। अब ब्रेन जो एक रियल ब्रेन है, किसी कैडावर से यानी डेड बॉडी से निकाला हुआ ब्रेन कई बार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं हमारे पास। तो हम क्या करते हैं कि 3D प्रिंटर लेकर के उस ब्रेन का एज सच हम प्रिंट निकाल करके बच्चों को पूरे का पूरा हम वो बता देते हैं कि इसी तरह से हम सिमुलेटर्स डेवलप करते हैं 3D और दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ करके। तो उस सिमुलेटर में हम वैसी की वैसी डिजीज़ पैदा कर देते हैं जो एक रियल आदमी में होती है, और उसको फिर बच्चा देखता भी है, डायग्नोज भी करता है, उसको ट्रीटमेंट भी करता है। तो वो एक ट्रेनिंग पार्ट पर 3D जो है, 3D है, वर्चुअल रियलिटी लैब्स हैं या सिमुलेशंस हैं, ये बहुत ही यूज़फुल हैं। और इसके साथ साथ AI का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसका बहुत फ़ायदा होगा। जब ट्रेनिंग में ही इतने अच्छे उपकरण के साथ में उनको सिखाया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम भी बहुत अच्छा आएगा। संजीव जी, अगर पूरे वैश्विक परिदृश्य की बात करी जाए तो आपको क्या लगता है पिछले कुछ सालों में आयुर्वेद को लेकर जो उसका परिदृश्य है उसमें क्या कुछ बदलाव आया? निश्चित रूप से पूरे विश्व में इस वक्त आयुर्वेद का जो संपूर्ण परिदृश्य है बहुत ही अच्छा परिदृश्य है, और उसको देख करके गर्व की अनुभूति भी होती है कि क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा है। लेकिन हम कहें कि सिर्फ भारत के लिए है, भारतीय के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए, मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए ये पद्धति है। बहुत सारे ऐसे कारण रहे जिस कारण से ये पद्धति आगे बढ़नी चाहिए। भारतीय संस्कृति की संवाहक भी रही है, भारतीय संस्कृति का एक तरीके से एक तत्व है। जो जितने भी हमारे भारतीय ज्ञान की परंपराएं हैं उसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय आचार विचार और भारतीयता उसमें इन्वॉल्व है, उसमें है ही है। उसमें हम ये देखें कि आयुर्वेद में पूरा अंडरकरंट है एक एथिक्स का लेकर के, भारतीय जो विचार हैं, भारतीय जो परंपरा है उसमें है। और आज विश्व में जिस तरीके से वैश्विक एक परिदृश्य बना है कि हर जगह एक आपाधापी है, एक भौतिक युग में हम इतने खो गए हैं, भौतिकवाद में इतने खो गए हैं कि जो अध्यात्म की बात है, एक मानसिक शांति की बात है, और ये अध्यात्म और मानसिक शांति ही स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य को देती है, वो कहीं ना कहीं खो गई है। केमिकल बेस्ड हम मेडिसिन ले रहे हैं, हम बहुत सारे भौतिकवादिता में चले गए हैं। तो अब आयुर्वेद को पूरा विश्व समझ रहा है, और हमारी भारत सरकार की तरफ से भी बहुत सकारात्मक प्रयास इस दिशा में किए गए हैं और अब किए जा रहे हैं। हमारा आयुष मंत्रालय और हमारे मंत्री स्तर पर, हमारे प्रधानमंत्री स्तर पर या हमारे आयुष मंत्रालय स्तर पर बहुत बड़े स्तर पर प्रयास हो रहे हैं कि विश्व तक आयुर्वेद की पहुंच को बनाया जाए। और उन प्रयासों का परिणाम भी बहुत सुखद परिणाम हमें नजर भी आ रहा है। सुनील जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आजकल मर्म चिकित्सा काफी प्रचलित हो रही है, ये मर्म चिकित्सा क्या है, इसको समझना चाहिए। देखिए, ये मर्म चिकित्सा बहुत प्राचीन समय से हमारे ग्रंथों में वर्णित है। ये सेल्फ हीलिंग थेरेपी है। आप हमेशा डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकते, हमेशा ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती। तो हमारे शरीर में प्रकृति ने हमें ये दिया है उपहार कि हमारे शरीर में 107 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ की वाइटल एनर्जी स्टोर्ड है, जो कि आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि कोई भी रोग तब उत्पन्न होता है जबकि व्याधि उत्पन्न होने का कारण ही है कि जहाँ संग हो, मतलब जहाँ रुकावट हो। तो जहाँ एनर्जी का फ्लो रुकता है तब व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। आपके शरीर के अंदर ऐसे बिंदु हैं जहाँ एनर्जी है, अगर आप उन बिंदुओं को स्टिमुलेट करते हैं, उसका एक प्रॉपर तरीका है, तो आप अपने शरीर को स्वयं स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये एक सेल्फ हीलिंग का तरीका है। आप पेशेंट केयर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह के मरीज आपके पास आए हैं उसके लिए कुछ पर्टिकुलर बिंदु हैं जिनको आप सेलेक्ट करके और एक पर्टिकुलर तरीके से उसको प्रेशराइज किया जाता है और उस व्याधि की चिकित्सा की जाती है। जैसे आप, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ, आज हमारे दिनचर्या के अंदर इतने बदलाव हो गए हैं, एक ऐसी लाइफ हो गई है कि हर घर के अंदर आपको बीपी के मरीज मिलेंगे जिनको उच्च रक्तचाप है। तो तल हृदय एक मर्म पॉइंट है हमारा, उसको स्टिमुलेट किया जाए तो बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। जी, वाकई में जो मर्म चिकित्सा है काफ़ी फायदेमंद है। रामकिशोर जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। जैसा कि सर ने बताया कि भारतीय संस्कृति की एक संवाहक है, भारतीय संस्कृति का ही एक तत्व माना जा सकता है आयुर्वेद को, तो इसमें जो ऋतु परिवर्तन है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऋतु परिवर्तन के हिसाब से ही आयुर्वेद में क्या कुछ दवाएं ली जाती है, किस तरीके से मेडिसिन बनाई जाती है, वो आपसे हम समझना चाहेंगे। देखिए, अभी मेरे साथी यादव जी ने बताया था
कि ऋतु के जब से अंतिम हो 15 दिन का, उसको यमदंष्टा काल कहते हैं, अगली ऋतु आएगी और इसके 15 दिन के बीच का जो है वो ऋतु संधि काल है जी। तो उसमें ये देखना चाहिए कि अभी सर्द ऋतु आरंभ होने वाली है, हेमंत ऋतु, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रतिशाय होगा, काश होगा, ज्वर होगा, इस तरह की व्याधियाँ उत्पन्न होंगी जी। तो इसलिए हमको क्या है कि धीरे धीरे उस ऋतु के अनुसार आहार विहार का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें उष्ण चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना पड़ेगा जी। से जितने भी जो ठंडी हैं, जो शीत जो ठंड करती हैं, जो इस प्रकार के, उनको हमको थोड़ा तज्जाय करना पड़ेगा, थोड़ा उसको उससे परहेज रखना पड़ेगा। और जो व्यवस्था है उष्ण जल की है और जो हमारे यहाँ पर उपलब्ध है अदरक का प्रयोग करना चाहिए, इसी तरह से लवंग का उसमें प्रयोग करना चाहिए जो अग्रिम ऋतु आ रही है। तो इस ऋतु में होने वाले जितने भी रोग हैं उन रोगों से हम निजात पा सकते मतलब हैं। ऋतु विशेष में जो विशेष उत्पाद है उन्हीं का ही उपयोग किया जाए तो हम रोगों से बच सकते हैं। सर। संजीव जी, जो त्रिदोष है वात पित्त और कफ, जिनके ऊपर पूरा आयुर्विज्ञान टिका हुआ है, तो वात पित्त और कफ तीनों को संतुलित करने के लिए क्या कुछ किया जाए? देखिए, वात पित्त कफ हमारी जो पूरी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है या पैथोलॉजी है, उसको हमारे आचार्यों ने 3 भागों में बांट दिया है। वो है वात पित्त और कफ, और इनका जो बैलेंस है, होम्योस्टेसिस है, वो बहुत ज़रूरी है। और इनका बैलेंस रखने के लिए हमें कुछ सिद्धांत जो हैं उनको बहुत ज़रूरी है उनका पालन करें। उसमें सबसे पहला सिद्धांत तो ये आता है कि हम हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने की जो पद्धति है, वो हमारी उचित होनी चाहिए, वो सीज़न के अनुसार होनी चाहिए। और दिन में कैसी दिनचर्या हो, रात्रिचर्या कैसी हो, ऋतुचर्या कैसी हो, इन सिद्धांतों का हम पूरा ध्यान रखें। खाने पीने पे विशेष ध्यान दें और अपने जो क्रियाकलाप हैं हमारे, यानी फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, फूड एंड डाइटेटिक्स, और हमारे सीजनल रजीम, डेली रजीम और नाइट रजीम जो है वो हमारा अगर एक्यूरेट रहता है तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं और ये जो दोष हैं इनका बैलेंस मेंटेन रख सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बात है कि हमारे आचार्यों ने जो हमारा सिद्धांत है उन्होंने कहा है कि समय समय पर दोषों की जो वृद्धि, नेचुरल जो वृद्धि होती रहती है, क्योंकि हर ऋतु के अनुसार भी वृद्धि होती है। जैसे आजकल जो ऋतु चल रही है इसमें पित्त की वृद्धि हमारी हो रही है, तो उसका शमन करने के लिए हम शोधन चिकित्सा, जिसका हम आपने पहले भी जिक्र किया कि पंचकर्म, जो पंचकर्म हमेशा चिकित्सा के लिए नहीं किया जाता है, वो स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, दोषों के समत्व लाने के लिए भी किया जाता है। तो हम अगर उस पंचकर्म का समय समय पर प्रयोग करते रहेंगे, दोषों का निर्हरण करते रहेंगे। अब दोष अगर आधुनिक लोगों को बताना हो, आधुनिक विज्ञान में बताना हो, दोष क्या हो सकते हैं, ग्रॉसली हम मोटे तौर पर ये समझा सकते हैं कि हमारा जो डेली का जो मेटाबॉलिज्म अंदर हो रहा है, जो जीवन की प्रक्रियाएं चल रही हैं, उसमें कई तरह के टॉक्सिन्स हैं, कई तरह के मेटाबोलाइट्स हैं, कई तरह के ऑक्सीजन रेडिकल्स हैं और कई तरह की चीज़ें हैं जो अनवांटेड है लेकिन बॉडी में कलेक्टेड रहती हैं। उनको निकालना ही शोधन प्रक्रिया है और वो समय ऋतु के अनुसार होते हैं और ऋतु के अनुसार ही शोधन प्रक्रिया बताई गई है कि कभी हमें वमन करवाना है, विरेचन करवाना है, वस्ती देनी है, नस्य देना है। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ऋतु के अनुसार है और इनका अगर शोधन करते रहेंगे, दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन करेंगे, खान पान में ध्यान रखेंगे, तो हमारी दोष जो है वो समावस्था में रह सकते हैं, यानी एक होम्योस्टेसिस में रह सकते हैं और हम निरोग रह सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं दोषों का संरक्षण। जी बिल्कुल। सुनील जी कहते हैं कि हमारी जो रसोई घर होती है वो एक तरीके का औषधालय है, तो क्या रसोई घर में और क्या कुछ सम्मिलित किया जाए वो आपसे जानना चाहेंगे जिससे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे अभी सर ने भी कहा कि ऋतु के अनुसार हमारे प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। अभी इस ऋतु के अंदर अगर हम देखें, सर्दियां प्रारंभ होने वाली हैं, प्रकृति ने आपको आंवला दिया है जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़े। आपकी रसोई के अंदर मेथी है, मेथी दाना है। अगर आपके जॉइंट्स में परेशानी रहती है, मेथी का स्वभाव उष्ण है, आपके कैल्शियम का बहुत अच्छा रिच सोर्स है, वो आपके लिए बहुत अच्छा उपयोगी है। अभी ऋतु परिवर्तित हो रही है, सर्दियां आ रही हैं, आपको गले में इचिंग रह रही है, आपके पास दालचीनी है, आपके पास तेजपत्र है, ये ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं। आपकी किचन, आपके
आपकी आधी व्याधियों को रोकती है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, आप अपनी किचन को फॉलो करते हैं, आप गुड़ है, गुड़ आपके लिए एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है, आपकी ब्लड प्यूरीफायर भी है, और आपके जो ऊर्ज जत्रुगत व्याधियाँ हैं उनके लिए भी है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ऐसी चीज़ों को यदि आप नियमित रूप से, अगर बच्चे छोटे बच्चे हैं घर में, आप उसको थोड़ी मात्रा में शहद का प्रयोग करवाते हैं, जावित्री फल का प्रयोग करवाते हैं, ऐसे अनेकों चीज़ें हैं जो आपके एक तरीके से इम्यूनिटी को बूस्टअप करती हैं, आपको जैसा मौसम परिवर्तित होता है उन व्याधियों से भी रक्षा करती हैं। तो ऐसे अनेक उपाय हमारी किचन में उपलब्ध है। जी, कुल मिलाकर काफ़ी उपाय हैं जो हमें कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में ही मिल जाएंगे। रामकिशोर जी, कोरोना काल पूरे विश्व ने देखा किस तरीके से भयावह दौर से हम सभी गुजरे थे। उसमें जो आयुर्वेद है उसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या लगता है आपको, किस तरीके से कोरोना काल में जिस तरीके से आयुर्वेद एकदम से शिखर पे पहुंचा? बीच में जो आयुर्वेद का जो काल था वो कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे चला गया था, लेकिन कोरोना के बाद में जो आयुर्वेद का सफर हम देखते हैं वो वाकई काबिल है। कोरोना काल में आयुर्वेद ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है जी, और मैं मानता हूँ कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में इस मंच के माध्यम से माननीय कुलपति महोदय भी मेरे, उन्होंने इतना बहुत प्रयास, इतना अथक प्रयास है कि इस पूरे ऑल जयपुर के आसपास सारे क्षेत्रों में कोरोना से पीड़ित, इसके पोस्ट कोविड वाले जी, उन सबको पूर्णतः निःशुल्क रूप से आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से जी बहुत लाभ दिया है जी। और आयुर्वेद के माध्यम से आपने देखा होगा कि सभी जगह पर आयुर्वेद की बहुत बड़ी भूमिका रही है जी। कोरोना में जितने भी लक्षण हुए हैं उनको विशुद्ध आयुर्वेद को हमने जोरहर कषाय तैयार करवाया, जोरहर कैप्सूल तैयार करवाया जी। इस तरह का हमने एक इम्यूनिटी पावर किट के रूप में जी किया। कम से कम हमने 50,000 किट वितरित किए जी, और जिससे इतना लाभ हुआ कि बहुत इसकी जी बहुत लाभ मिला। संजीव जी, जिस तरीके से सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं रहकर जो आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं आजकल पूरे विश्व में प्रचलित हो रही है धीरे धीरे, तो इसमें और क्या कुछ सुधार की आवश्यकता है? आयुर्वेदिक दवाइयों में जो सुधार की आवश्यकता है उनका मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन जी। आज जिस कमी से और जिस समस्या से आयुर्वेद जूझ रहा है, जो विषय हमने पहले भी उठाया कि जो दवाइयाँ आज मार्केट में उपलब्ध हैं वो क्या गुणवत्ता युक्त हैं कि नहीं, ये सिर्फ आम आदमी को पता लगाना ही मुश्किल नहीं है, बल्कि चिकित्सक हमारे जैसे जब मार्केट से कोई उत्पाद खरीदते हैं तो हमें भी मुश्किल है उसका पता। तो दवाइयों की जो गुणवत्ता है, उनकी स्टैंडर्डाइजेशन जो है, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन किया जाए, क्योंकि विदेशों में आपकी औषधि तभी स्वीकृत होगी जब वो गुणवत्ता युक्त होगी और उसमें अवांछित तत्व जैसे हैवी मेटल कंटेंट है। बहुत बार ऐसी बातें आती हैं कि हैवी मेटल, इस पर्टिकुलर मेडिसिन में हैवी मेटल कंटेंट पाया गया या दूसरे कंटेमिनेंट्स पाए गए। तो ये जो बातें हैं कि हम अपनी औषधियों का मानकीकरण जो है उसमें पूरे विज्ञान, आधुनिक विज्ञान का प्रयोग करके हमारी जो प्रयोगशालाएं हैं उनका सुदृढ़ीकरण करें और वहाँ से टेस्ट हो करके वो दवाइयाँ आगे बढ़ें, ताकि विदेशों में जाकर के आयुर्वेद का प्रचार प्रसारता हो पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में ना हो कि ये आयुर्वेद की दवाई थी, इसने ये खाया। और क्योंकि प्रतिस्पर्धा के कारण लोग बहुत बार आक्षेप भी लगा देते हैं, चेक भी करते हैं। हाँ, नहीं, चेक भी करते हैं और आक्षेप भी लगाए जाते हैं, और उन आक्षेपों का हमें फिर रिबटल भी करना पड़ता है। लेकिन हम पहले अपने आप को दुरुस्त करें कि स्टैंडर्डाइजेशन जो है दवाइयों की वो संपूर्ण तरीके से हो, ताकि कोई किसी तरह का प्रश्न हमारी दवाई पे या हमारी चिकित्सा पद्धति पे या हमारे चिकित्सक पे ना खड़ा हो। आज पहले जो एक बात हो रही थी कि आधुनिक औषधियों के साथ आयुर्वेदिक औषधियों को लिया जा सकता है, ये वेरी करता है, केस टू केस भी वेरी करता है, दवाइयों का इंटरेक्शन भी देखना पड़ता है। मिक्सोपैथी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर जो दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की जो दवाइयाँ हैं उनके साथ साथ हम आयुर्वेद चिकित्सा को भी, जैसे कैंसर की बात लें तो कैंसर में हम जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है वहाँ से चिकित्सा लेते के साथ साथ
आयुर्वेद को भी ले सकते हैं, उसमें कोई तो दिक्कत उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। सुनील जी, आजकल हमारी, जैसा आपने बताया, जीवन शैली ऐसी हो गई, खान पान की आदतें बदल गई है, और इसी का कारण है कि आजकल ये जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है, और भी कई तरीके की प्रॉब्लम है जो बिल्कुल सामान्य से हर घर में कोई ना कोई उसका मरीज है। तो क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में इसका कोई समाधान है, निराकरण? मैं पहले पार्ट पे जाऊंगा पहले आपसे कि देखिए, हम भारतवर्ष में रहते हैं और भारतवर्ष के भी अलग अलग प्रांत के अलग अलग चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो ऐसा आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, जिस क्षेत्र में जो अन्न उत्पन्न होता है वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब हम कहीं ना कहीं पाश्चात्य शैली से प्रभावित हैं, या वो चीज़ें ऐसी बनाई जा रही हैं जिससे कि हमारे लिए वो इजीली अवेलेबल भी हैं, हमारे बच्चे हों या बड़े हों, वो सब भी उन चीज़ों को खाने में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। तो अगर हम पहले पार्ट को करेक्ट कर लें, अगर हम भारतीय आहारों को, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले काफ़ी समय से हमारे मिलेट्स के लिए जिनको श्री अन्नम नाम दिया है, ऐसी चीज़ों को हम हमारे जीवन में अपना लें तो मेरे ख्याल से हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। दूसरा पार्ट जो आप कह रहे हैं कि आयुर्वेद में निश्चित रूप से ऐसी जो बीमारियां समाज में अभी बहुत ज़्यादा मरीज इनके आ रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल को ही हम सुधार दें तो निश्चित रूप से वो आपका जो रेशो है मरीज का वो काफ़ी कम हो जाएगा। तीसरी फेज के वो मरीज होंगे जिनको कि ये बीमारी बहुत लंबे से समय से चल रही है, अब उनमें चिकित्सा की आवश्यकता है। तो जो आयुर्वेद के प्रिंसिपल हैं, आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं, वो निश्चित रूप से उसमें कारगर है। जी संजीव जी, एक समय था जब योग और ध्यान पे जब भी बात होती थी तो पूरे विश्व में इतना प्रचार प्रसार नहीं था। जब से भारत ने इजाद किया है योग ध्यान की एक जो पूरी क्रांति चलाई, आज पूरा विश्व योग और ध्यान की क्रांति में मगन। जी जी, निश्चित रूप से योग भी आयुर्वेद का ही एक अंग है और भारतीय ज्ञान परंपरा है, और पूरे विश्व ने अब इसको लगभग अपना लिया है। हर जो चिकित्सालय है भारत में या भारत के बाहर, वहाँ पर योग का कोई ना कोई प्रकल्प चल रहा है, और योग के माध्यम से निश्चित रूप से लोग ठीक भी हो रहे हैं, और ये होना भी चाहिए। और योग जो है निश्चित रूप से शरीर को, मन को और अध्यात्म को सुरक्षित और निरोग रखने के लिए बहुत आवश्यक है, और ये बहुत गर्व की बात है कि भारत की इस ज्ञान परंपरा को पूरे विश्व ने अपनाया है, और अब उसी तरह से आयुर्वेद को भी पूरा विश्व जो है अपना रहा है। जी सुनील जी, अंतिम प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे बड़ा प्रश्न रहता है, चाहे कोई भी चिकित्सा पद्धति को लीजिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनके लिए भी सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या आयुर्वेद में ऐसा कुछ है जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके? देखिए, आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। जिस व्यक्ति की ये तीन चीज़ें ठीक हैं, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। हमें ये अनुसरण करना चाहिए कि हमारे जो परंपरा से मेरे घर में मेरे पिताजी ने या मेरे दादाजी ने या उनके पूर्वजों ने जो अन्न आहार खाया, हमें उसका पालना करना चाहिए। जिस ऋतु के अंदर जो फल उत्पन्न हो रहा है उसका सेवन करना चाहिए, और एक अच्छी दिनचर्या का पालन करना चाहिए। जी सुनील जी, ये तो खाने पीने की बात हुई। रामकिशोर जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आयुर्वेद का एक मूलभूत सिद्धांत भी है कि व्रत और उपवास भी किया जाए, जो हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। क्या कहना? ये बहुत ज़रूरी है कि व्रत और उपवास दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम हैं, और इनसे कई तरह की व्याधियों को से निजात पा सकते हैं। व्रत करने से जितने भी कोलेस्ट्रॉल हैं, एक सीधे सीधे रूप में हम देखें, उदाव्रत के पेशेंट हैं, मेदोवृद्धि के पेशेंट हैं, उनमें लाभ मिल सकता है। जी। दूसरा, उपवास के लिए दोनों ही शारीरिक और मानसिक दोनों में ही एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जिसमें कहा है कि शरीर इंद्रिय आत्मा जो स्वस्थ अभिधीयते, तो इसका जो मानसिक जो संतुष्टि है, मानसिक जो स्वास्थ्य है, वो व्रत और उपवास से आता है और दीर्घायु रहता है। दीर्घायु रहता है। कुल मिलाकर आयुर्वेद जो है वो आयुष्मान भव के सपने को साकार कर रहा है। आयुर्वेद न सिर्फ हमें रोगों से छुटकारा दिलाता है, बल्कि एक अच्छी, स्वस्थ और सुखी जीवन कैसे जिया जाए, इस शैली से भी हमें परिचित करवाता है। आप तीनों आज इस प्रोग्राम में पधारे और इतने अच्छे से और सरलता के साथ में अपनी बात रखी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार।
फिलहाल डीडी न्यूज राजस्थान के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।